इस पुस्तक में कुछ सशक्त सिने सितारों की ज़िंदगी के कई अनछुए पहलुओं को बहुत ही नज़दीक से अन्यतम अंतरंगता के साथ उभारने का प्रयत्न किया गया है। अशोक कुमार एकमात्र अभिनेता थे जिन्होंने पूरे 7 दशक फ़िल्म जगत में बिताए और इस दौर के गौरवशाली इतिहास व उत्थान-पतन के चश्मदीद गवाह रहे। दिलीप कुमार, राज कपूर एवं देव आनंद इस कड़ी के दूसरी पीढ़ी के सशक्त एवं संवेदनशील अभिनेता रहे, जिन्होंने अपनी मौलिक एवं सर्वग्राह्य अभिनय शैली से अलग-अलग अभिनय स्कूल कायम किए, जिसकी नकल अनेक अभिनेताओं ने की। तीसरी पीढ़ी के अभिनेता अमिताभ बच्चन ने दीवार व शोले में फिल्म निर्माण की शैली व दिशा एकदम से बदल देने तथा आर्थिक पतन के कगार पर खड़े फिल्म उद्योग में अपनी एक्शन फिल्मों के जरिए नए प्राण फूंकने व उसे नव स्फूर्ति प्रदान करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुस्तक में किशोर कुमार, जया बच्चन और वहीदा रहमान के अहम किरदार हैं। आशा है फिल्म जगत के 92 वर्षों के इतिहास को जानने के लिए इस पुस्तक की अहम भूमिका रहेगी। शीला झुनझुनवाला। आइए अब सुनते हैं सिने सितारों के अनछुए प्रसंग में 92वें वर्ष भारतीय सिनेमा की। 1980 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध जापानी फिल्म निर्देशक अकीरा कुरोसावा ने मुझसे भारतीय सिनेमा, खासकर हिंदी सिनेमा की मौजूदा समस्याओं पर बातचीत करते हुए कहा था कि भारतीय सिनेमा, खासकर आपका हिंदी सिनेमा, कभी भी नहीं मर सकता। लाख उस पर विपत्तियां आए, भले ही वो इससे कुछ समय के लिए डामाडोल हो जाए, समस्याओं के चक्रव्यूह में फंस जाए और उसे अपनी नींव डगमगाती डोलती दिखाई दे, तब भी उस पर असर नहीं होगा। हॉलीवुड की तरह ही भारतीय सिनेमा में शुरू से ही समय समय पर बुद्धिजीवी, प्रतिभाशाली एवं समर्पित ऐसे फिल्मकार होते रहे हैं और होते रहेंगे जो आपके सिनेमा की मझधार में फंसी नाव को आसानी से किनारे ले आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि भारतीय सिनेमा समय और दर्शकों की बदलती अभिरुचियों और मांग के तहत खुद में परिवर्तन करता रहा है। हॉलीवुड के जीवंत रहने का भी यही कारण है और परिवर्तनशीलता की ये प्रवृत्ति ही भारतीय सिनेमा के हमेशा अक्षुण्ण रहने का भी कारण है। जापान, पोलैंड, रूस, फ्रांस, स्वीडन, चेकोस्लोवाकिया आदि तमाम देशों में सिनेमा इसलिए मरणासन्न की राह पर है क्योंकि वे समय की मांग के अनुसार खुद को बदलने की चाह नहीं रखते। इसीलिए इन देशों के फिल्म निर्माण में भारी गिरावट तेजी से आती रही है। इन्होंने खुद को नहीं बदला तो खुद अपनी मौत मर जाएंगे, क्योंकि सिनेमा और टेलीविजन तकनीक में बहुत शीघ्र ही क्रांति होने वाली है। बल्कि इस क्रांति का श्री गणेश हो गया है। कई देशों में टेलीविजन फिल्म उद्योग के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरने लगा है। अकीरा कुरोसावा ने सही ही कहा था, आने वाले दिनों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, चेकोस्लोवाकिया, स्वीडन, पोलैंड में सिनेमा सचमुच न केवल मौत की कगार पर पहुंच गया, बल्कि उसकी दिन ब दिन घुटती सांस पर टेलीविजन पर प्रदर्शित टीवी धारावाहिकों और टेलीफिल्मों ने एक के बाद एक सलीब टांगने भी शुरू कर दिए थे। अगर जापानी और चीनी सिनेमा में अचानक ब्रूस ली और उनके मार्शल आर्ट का पदार्पण नहीं हुआ होता, तो जापानी और चीनी सिनेमा अपने ही बनाए हुए ताबूतों में कभी के दफन हो गए होते। जिस समय कुरोसावा ने ये बात कही थी, जापान में जहां प्रतिवर्ष 200 से 300 फिल्में बनती थी, उनकी संख्या घटकर 50 से 60 ही रह गई थी। जब हमारी अकीरा कुरोसावा से बातचीत हुई थी, तब भारत में भी टेलीविजन धीरे धीरे अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था, किंतु तब भी नए टीवी चैनलों के सामने बैठकर धारावाहिकों एवं टेलीफिल्मों को देखने की बात लोग सपने में भी नहीं सोचते थे। केबल एवं वीडियो पायरेसी के खतरे की बातें भी तब किसी के जहन में नहीं थी। तब फिल्म उद्योग सेंसर बोर्ड के कहर, संगीत की धुनों की नकल और 16 mm के प्रोजेक्टर वाले उन छोटे छोटे तथाकथित सिनेमा घरों की मार सह रहा था, जहां फिल्म रिलीज के पहले या रिलीज होते ही नई फिल्मों को प्रदर्शित कर दिया जाता था। ये फिल्में लैबोरेटरीज और सिनेमा घरों के प्रोजेक्टरों द्वारा गैर कानूनी ढंग से
16 mm पर ट्रांसफर कर ली जाती थी और ये सिनेमा घर घनी बस्तियों, चालों, झोपड़पट्टियों में एक छोटे से बंद कमरे में दीवार पर 16 mm का पर्दा या सफेद चादर अथवा दीवार पर सफेद पेंट करवाकर मिनी थिएटर के रूप में परिवर्तित कर दिए जाते थे। तब फिल्म निर्माताओं की एकमात्र संस्था इम्पा इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हर उपाय कर रही थी। लेकिन सिनेमा तकनीक, वीडियो, सीडी तथा टेलीविजन की क्रांतिकारी आंधी के बावजूद न तो भारतीय सिनेमा मरा और न ही अब जब उसके सामने समस्याओं के असंख्य पहाड़ खड़े हैं। भले ही पूर्व के मुकाबले फिल्म निर्माण की संख्या में काफी गिरावट आई, ढेर सारे सिनेमा घर बंद कर दिए गए, राज्यों में मनोरंजन कर आसमान की ऊंचाइयां छूने लगा, टीवी धारावाहिकों और वीडियो पायरेसी के निरंतर प्रहार उस पर होते रहे, लेकिन इसके बावजूद विश्व सिनेमा में हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड का स्थान दूसरे नंबर पर है। ऐसा कैसे हुआ? अकीरा कुरोसावा की भविष्यवाणी सही कैसे साबित हुई? इसका जवाब भी तब उन्होंने दिया था। समय और मांग के अनुसार भारतीय सिनेमा में परिवर्तन का उसका लचीला रुख और नई नई प्रतिभाओं का उदय इसका कारण है। दादा साहब फाल्के से लेकर आज के युवा निर्देशक करण जौहर और अन्य युवा पीढ़ी के फिल्मकारों का उदय, राजा हरिश्चंद्र से लेकर अब तक की प्रदर्शित सुपरहिट फिल्में, सालुंके से लेकर आमिर खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन जैसे सितारों के उदय का 92 वर्ष का अंतराल भारतीय सिनेमा के अमरत्व का अक्षुण्ण महाकाव्य जो है। इस दौरान फिल्मों में उनकी निर्माण तकनीक, अभिनय परंपरा और नृत्य संगीत ने हजारों हजार करवटें जुली हैं। 92 वर्ष पहले सन 1912 में भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के, धुंडीराज गोविंद फाल्के ने अगर लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म नहीं देखी होती और क्राइस्ट की ही तरह कृष्ण के बहुरंगी व्यक्तित्व को सेल्यूलाइड पर उतारने की कल्पना न पिरोई होती, तो शायद भारत में सिनेमा का श्री गणेश ही नहीं हुआ होता। ये बात अलग है कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म कृष्ण चरित्र पर बनाने की बजाय 1912 के अंत में राजा हरिश्चंद्र के चरित्र पर राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, जिसका प्रदर्शन 1913 में हुआ था। सिनेमा के पीछे अपनी दीवानगी के लिए तब उन्हें क्या क्या नहीं सहना पड़ा था। एक पारंपरिक पुजारी परिवार में 30 अप्रैल 1870 को नासिक के त्र्यंबकेश्वर में जन्मे धुंडीराज गोविंद फाल्के को उनके पिता अपनी ही तरह संस्कृत पंडित बनाना चाहते थे। बचपन से ही उनकी रुचि पेंटिंग, नाटक, अभिनय और जादूगरी आदि विविध कलाओं की तरफ ज्यादा थी। इसीलिए जब पिता गोविंद फाल्के मुंबई के प्रख्यात एल्फिंस्टन कॉलेज के प्राध्यापक के पद पर नियुक्त होकर मुंबई आए, तो उन्होंने बेटे की रुचि को ध्यान में रखकर उनका एडमिशन जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में करा दिया, जो आज भी भारत ही नहीं समूचे एशिया में प्रथम श्रेणी का आर्ट्स कॉलेज माना जाता है। यहाँ उन्होंने आर्ट्स की अन्य विधाओं के साथ साथ फोटोग्राफी भी सीखी। इसके बाद कला भवन और गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कुछ समय रहकर फोटोग्राफी और अन्य विधाओं में महारत हासिल की। उनकी फोटोग्राफी प्रतिभा से प्रभावित हो उन्हें एक फोटोग्राफी कंपनी ने इस शर्त पर फोटोग्राफी प्रिंटिंग की विकसित तकनीक का अध्ययन करने के लिए जर्मनी भेजा कि वहां से वापस लौटने पर उन्हें अनुबंध के मुताबिक निर्धारित अवधि तक उस कंपनी में काम करना पड़ेगा। वापस लौटने के कुछ समय बाद 1910 में उनकी एक आंख खराब हो गई और काफी इलाज के बाद ही उसमें रोशनी आ सकी। उस कंपनी की नौकरी संबंधी शर्तें पूरी करने के बाद वे अपने करियर की योजना बना ही रहे थे कि एक दिन उन्होंने लाइट ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखी और उनके दिमाग में क्राइस्ट के चरित्र की ही तरह कृष्ण के चरित्र को लेकर फिल्म बनाने की कल्पना घर कर गई। लेकिन फिल्म निर्माण संबंधी उपकरण तब भारत में उपलब्ध नहीं थे, इसलिए अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी गिरवी रख तथा दोस्तों से उधार लेकर के वे फिल्म निर्माण संबंधी उपकरण खरीदने के लिए इंग्लैंड गए। वहां वे प्रख्यात फिल्म निर्माता सेसिल हेपबर्न से भी मिले। उन्होंने फिल्म निर्माण संबंधी तमाम जानकारियां प्राप्त की और वापस लौटकर फिल्म निर्माण की योजना पर जुट गए। इसी बीच कृष्ण चरित्र पर फिल्म बनाने की योजना रोककर राजा हरिश्चंद्र की जिंदगी पर फिल्म बनाने की तैयारी शुरू कर दी। फाइनेंस की भी व्यवस्था हो गई, लेकिन जब तारामती की भूमिका निभाने के लिए
कोई वेश्या भी तैयार नहीं हुई, तब एक रेस्तरां में रसोइये का काम करने वाले सालुंसे को 15 रुपए पारिश्रमिक पर तारामती बनने के लिए राजी किया। 15,000 रुपए की लागत से 1912 में निर्मित 3700 फुट लंबी राजा हरिश्चंद्र 3 मई 1913 को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा घर में प्रदर्शित हुई तो उसके विज्ञापन में छपा था, राजा हरिश्चंद्र 75,000 चित्रों का नजारा, सिर्फ 3 आने में 2 मील लंबी फिल्म का आनंद। सिनेमा घर में राजा हरिश्चंद्र देखने वालों की भारी भीड़ लग गई। हिंदी भाषा में प्रस्तुत यह चलती फिरती फिल्म लोगों के लिए अचंभा भी थी और उत्सुकता भरी अकूत जिज्ञासाओं का समंदर भी। इस सफलता ने धुंडीराज गोविंद फाल्के को दूसरी फिल्में बनाने, अपनी फिल्म यूनिट तैयार करने और एक बंद और ओपन स्टूडियो के निर्माण के लिए प्रेरित किया। उसके तुरंत बाद उन्होंने 1913 में भस्मासुर मोहिनी, 1914 में सत्यवान सावित्री, लंका दहन, कृष्ण जन्म आदि फिल्मों के निर्माण के साथ अपनी एक फिल्म यूनिट भी बनाई, जिसके सदस्यों की संख्या बढ़ते बढ़ते 100 से भी अधिक हो गई। राजा हरिश्चंद्र की वाराणसी में शूटिंग कर उन्होंने जहां आउटडोर शूटिंग की शुरुआत की, वहीं नासिक में एक ऐसे स्थान पर स्टूडियो बनाया जिसके चारों तरफ पहाड़, नदी, खेत खलिहान थे, ताकि एक ही जगह वे पूरी फिल्म की शूटिंग कर सके। सालुंसे ने राजा हरिश्चंद्र में नारी वेश में जहां तारामती की भूमिका की थी, वहीं लंका दहन में उन्होंने राम और सीता दोनों की भूमिकाएं निभाकर दोहरी भूमिका यानी डबल रोल निभाने की परंपरा की भी शुरुआत की थी। दादा साहब फाल्के वन मैन शो थे। अपनी यूनिट के निर्माता, निर्देशक, लेखक, कैमरामैन, एडिटर, मेकअप मैन के साथ साथ अभिनेता भी थे। बचपन और किशोरावस्था में सीखी जादू की कला का प्रदर्शन उन्होंने प्रोफेसर खलीफा में जादूगर का रोल खुद निभाकर किया था। एक तरफ वे स्पेशल इफेक्ट्स के मास्टर थे तो दूसरी तरफ सुपर इम्पोजिशंस कला के महारथी। जब फिल्म कृष्ण जन्म में भगवान श्री कृष्ण के रूप में कलाकार पर्दे पर आया तो दर्शकों ने खड़े होकर हाथ जोड़े और पर्दे पर पैसे भी फेंके। हिंदी फिल्म निर्माण की जो शुरुआत मराठी भाषी महाराष्ट्रियन धुंडीराज गोविंद फाल्के ने 1912 में की थी, उस कड़ी में जुड़ने के लिए और भी निर्माता निर्देशक मैदान में आ गए। उनमें 1921 में आई फिल्म इंग्लैंड रिटर्न के निर्माता निर्देशक धीरेन गांगुली और 1925 में आई फिल्म सावकरी पाश के निर्माता निर्देशक बाबूराव पेंटर आदि प्रमुख थे। 1913 से 37 तक मूक फिल्मों का दौर जारी रहा और हर तरह की फिल्मों का निर्माण हुआ। एक तरफ धार्मिक फिल्मों का बोलबाला रहा तो दूसरी तरफ सामाजिक, ऐतिहासिक, रोमांटिक और समसामयिक फिल्मों का निर्माण भी काफी हुआ। सती विषय पर बनी पहली मूक फिल्म सती पार्वती जो कि 1920 में आई, मॉडर्न जमाने की समस्याओं पर पहली फिल्म इंग्लैंड रिटर्न जो कि 1921 में बनी, प्रथम ऐतिहासिक फिल्म अशोक 1922, प्रथम रोमानी फिल्म लैला मजनू 1922, प्रथम सामाजिक फिल्म लेडी टीचर और तारा डांसर, ये सभी 1922 में आई और इन सभी फिल्मों ने इन विषयों पर बनने वाली फिल्मों के लिए नए द्वार खोले। हालांकि धुंडीराज गोविंद फाल्के ने पोस्ट सिंक्रोनाइजिंग संवादों के जरिए सवाक यानी बोलती फिल्में बनाने की कोशिश की। ढेर सारे प्रयोग भी किए लेकिन नाकामयाब रहे। सवाक फिल्मों का श्री गणेश एक ईरानी अर्देशिर ईरानी ने 1931 में प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा बनाकर किया। पुणे में जन्मे खान बहादुर अर्देशिर एम ईरानी अध्यापक से मिट्टी तेल इंस्पेक्टर फिर पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी के बाद संगीत और फोटोग्राफी उपकरण के विक्रेता बने। छात्र जीवन से ही फोटोग्राफी के प्रति दीवानगी ने उन्हें सिनेमा की तरफ प्रेरित किया। पहले वे हॉलीवुड की प्रख्यात निर्माण संस्था यूनिवर्सल पिक्चर के भारत में मुंबई में प्रतिनिधि बने। फिर मुंबई में ही मैजेस्टिक सिनेमा घर का निर्माण किया और अलेक्जेंडर सिनेमा घर में भागीदारी भी की। 1926 में उन्होंने इंपीरियल सिनेमा की स्थापना की और इस बैनर के अंतर्गत प्रथम सवाक फिल्म आलम आरा 1931 और प्रथम रंगीन फिल्म किसान कन्या सहित 200 से भी अधिक फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने पहली बार सवाक फिल्मों में गानों का भी पिक्चराइजेशन किया।
1939 में उन्होंने ज्योति स्टूडियो का निर्माण किया, जहां 20वीं शती तक फिल्मों की शूटिंग होती रही। गुजरात के दिहोर में 1904 में जन्मे शंकरलाल जे भट्ट ने 8,000 रुपए की लागत से 1925 में अपनी पहली फिल्म दिल्ली नो डॉड चैटल गुजराती में और हिंदी में फियरलेस फैंटम बनाकर एक साथ 2 भाषाओं में, साथ ही सबसे कम खर्च में फिल्म बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। कुछ समय के लिए उन्होंने लाहौर जाकर भी फिल्मों का निर्माण किया, जो उस समय अविभाजित भारत में बड़ी तेजी से फिल्म निर्माण का केंद्र बन रहा था। वहां से वापस मुंबई लौटकर उन्होंने श्री प्रकाश फिल्म्स की स्थापना की और बाद में अंधेरी उपनगर में उन्होंने प्रकाश स्टूडियो का भी निर्माण किया। श्री प्रकाश फिल्म्स के बैनर तले बनी पहली फिल्म बम्बई की मोहिनी 1933 और अंतिम फिल्म होली आई रे 1972 थी। उन्होंने इसी बैनर के तहत भारत की प्रथम डायमंड जुबली फिल्म बैजू बावरा का भी निर्माण किया। इसके अलावा भारतीय सिनेमा में मील का पत्थर रही फिल्म भरत मिलाप तथा रामराज्य का भी निर्माण किया। महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी में जो एकमात्र फिल्म देखी थी वो थी राम राज्य। समूचे फिल्म जगत में चंदूलाल शाह के नाम से विख्यात चंदूलाल जे शाह भारतीय सिनेमा के एक और प्रमुख स्तंभ थे, जिन्होंने शायद सबसे ज्यादा प्रतिभाएं फिल्म जगत को दी और सर्वाधिक 180 से भी अधिक फिल्मों का निर्माण किया तथा रणजीत मूवीटोन के बैनर तले 150 से भी ज्यादा फिल्में बनाई। वे लेखक भी थे और उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। उन्होंने लीक से हटकर नए नए विषयों पर फिल्म बनाने की परंपरा शुरू की। 1952 में अमेरिका भेजे गए प्रथम भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। वे जहां फिल्म निर्माताओं की संस्था इम्पा, जो आज भी सर्वाधिक अधिकार संपन्न संस्था है, और मोशन पिक्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे, वहीं फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष भी। भारतीय सेंसर बोर्ड के फिल्म जगत से बनने वाले प्रथम सदस्य भी वही थे। चंदूलाल शाह के बाद भारतीय फिल्मों के विकास में एक नया इतिहास रचने वाले JBH वाडिया ने 1933 में वाडिया मूवीटोन की स्थापना की और फियरलेस वाडिया सहित 70 से भी अधिक फिल्मों का निर्माण किया। हिंदी में फैंटेसी फिल्मों को लोकप्रियता दिलाने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। फिल्म जगत में चाचा के नाम से विख्यात चिमनलाल बी देसाई पहले कोयले के वितरक थे। 1923 में उन्होंने फिल्म वितरण और 1929 में एक फिल्म स्टूडियो खरीद सागर मूवीटोन की स्थापना कर फिल्मों का निर्माण शुरू किया। उन्होंने ऊंचे दर्जे की फिल्में बनाने की शुरुआत की और ए श्रेणी की फिल्मों की परंपरा डाली। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से एक और जहां फिल्म जगत को सुरेंद्र, मोतीलाल, जद्दनबाई जो कि नरगिस की मां थी, सितारा देवी, नलिनी जयवंत, कन्हैयालाल जैसे ए श्रेणी के कलाकार दिए, तो वहीं महबूब खान जैसे कुशल निर्देशक भी। उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन इक्विपमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर M.A. फजल भाई, जो बाद में खुद भी निर्माता बन गए, उनके साथ मिलकर नेशनल स्टूडियो, ताड़देव और बांद्रा में न्यू टॉकीज का निर्माण किया। सर्वाधिक बड़ी एवं विश्वविख्यात फिल्मों का निर्माण नेशनल स्टूडियो में ही हुआ। सवाक फिल्मों के निर्माण का प्रयास हालांकि 1924 से 1927 के बीच ही शुरू हो गया था, लेकिन पहली सफलता अर्देशिर ईरानी की आलम-आरा को ही मिली। महात्मा गांधी के बढ़ते प्रभाव का सर्वाधिक असर 1923-24 में फिल्म जगत में दिखलाई पड़ा, जब पुणे के पांडुरंग तालगिरी ने गांधी जी के जन सहयोग आंदोलन से प्रभावित हो अछूत और अछूतोद्धार नामक 2 मूक फिल्में बनाई। किसानों के शोषण के खिलाफ महाराष्ट्रियन फिल्म कंपनी ने सावकरी पाश और मदन ने असहयोग आंदोलन नामक कॉमेडी फिल्म बनाई। इस दौरान जहां सुलोचना और मिस गौहर जैसी अभिनेत्रियों का उदय हुआ, वहीं वी शांताराम जैसे निर्देशक नेता पालकर फिल्म के माध्यम से उदित हुए। 1925-26 में नारी प्रधान फिल्मों का निर्माण अधिक हुआ और उनमें से अधिकांश की हीरोइन सुलोचना उर्फ रूबी मायर्स थीं। 1929 में बांग्ला के प्रख्यात उपन्यासकार बंकिम चंद्र के उपन्यासों कपाल कुंडला, युगल, गरीब तथा शरद चंद्र के उपन्यास देवदास पर भी फिल्में बनी और बहुत चर्चित हुईं।
इसी दौर में हिमांशु राज की शिराज, AR कारदार अनोखा बाग, देवकी बोस का अपराधी, BN सरकार की चोर काटा और पाशार में, मूक फिल्मों के सुपरस्टार मास्टर विट्ठल बतौर निर्देशक, जिनकी फिल्म थी प्रिंस एंड द पावर पर आधारित आवारा शहजादा, चंडीदास फिल्म आदि के माध्यम से नितिन बोस आदि ने बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत की थी। 1931 में 24 सवाक फिल्में बनी, जो 1935 में बढ़कर 120 की संख्या पार कर गई। न्यू थिएटर्स की चंडीदास से KL सहगल, उमा शशि की तथा ईस्ट इंडिया फिल्म्स की देवकी बोस निर्देशित सीता से पृथ्वीराज कपूर और दुर्गा खोटे की जोड़ी खासी लोकप्रिय रही, जो मुगले आजम तक चली। 1934 में ही प्रेमचंद भी फिल्म जगत में आए और मोहन भगनानी की फिल्म मजदूर की कहानी और संवाद लिखे। उनके उपन्यास सेवा सदन पर नानूभाई वकील ने इसी नाम से फिल्म बनाई। मजदूर और सेवा सदन के सफल न होने और फिल्म जगत की जिंदगी रास न आने पर प्रेमचंद वापस लौट गए। 1933 में फारसी भाषा में पहली फिल्म दस्तूरे नूर इंपीरियल फिल्म कंपनी ने बनाई, जिसमें काम करने वाले सभी कलाकार, जिसमें शामिल थे कानन बाला, सुलोचना, त्रिलोक कपूर, इंदुबाला आदि हिंदू थे और उन्होंने खालिस फारसी जबान में अपने संवाद खुद बोले थे, जिसे सुनकर अरबी फारसी के विद्वानों तक ने मुंह में उंगली दबा ली थी। इसी वर्ष आगा हश्र कश्मीर के प्रसिद्ध नाटक यहूदी की लड़की पर इसी शीर्षक से अनोखी शैली में बनी फिल्म में KL सहगल, रतनबाई ने अभिनय किया था। पंकज मलिक ने इसी फिल्म से बतौर संगीत निर्देशक काम शुरू किया और उनके निर्देशन में सहगल द्वारा गाया गया गीत दिले नादा तुझे हुआ क्या है उस समय काफी लोकप्रिय हुआ था। किसी विदेशी फिल्मोत्सव में शामिल होने वाली सीता पहली भारतीय फिल्म थी। 1934 की एक और महत्वपूर्ण देन थे नितिन बोस, जिन्होंने इसी वर्ष न्यू थिएटर्स की चंडीदास बनाकर फिल्म निर्माण को एक नई दिशा दी थी। चंडीदास ब्राह्मण कवि चंडीदास और रानी धोबन की अमर प्रेम कथा पर आधारित थी, जिसमें जाति प्रथा की बुराइयों को उन्होंने पहली बार पर्दे पर पेश करने की हिम्मत की थी। चंडीदास से लेकर दिलीप कुमार की गंगा जमुना तक नितिन ने दर्जनों महत्वपूर्ण फिल्में बनाई थीं, जिनकी चर्चा भारत के साथ विदेशों में भी हुई। उनकी अधिकांश फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं। 1935 में भारतीय सिनेमा के फिल्म निर्माण को देवदास, सहगल और जमुना के रूप में एक नया स्वरूप मिला तथा PC बरुआ, केदार शर्मा, बिमल राय जैसी प्रतिभाएं सामने आईं। PC बरुआ की प्रथम फिल्म रूपलेखा, जिसे उन्होंने न्यू थिएटर्स के लिए निर्देशित किया, न केवल सफल रही बल्कि इस फिल्म में जमुना देवी ने पहली बार संवाद भी बोले। इसके पहले वे फिल्मों में कोरस डांस का एक अदना सा हिस्सा थी। तब न्यू थिएटर्स के BN सरकार को भी आभास नहीं था कि जमुना देवी के रूप में वे भावी सुपरस्टार को पेश करने जा रहे हैं। जमुना देवदास की हीरोइन पारो बनी और इसके रिलीज होते ही वो सारे देश में लोकप्रिय हो गई। देवदास के गीत और संवाद पंडित केदार शर्मा ने लिखे थे और बिमल राय कैमरामैन थे। आगे चलकर ये दोनों ही हिंदी सिनेमा के कर्णधार साबित हुए। केदार शर्मा ने आने वाले दिनों में अपनी फिल्म नील कमल में राज कपूर को जहां बतौर नायक पहली बार मौका दिया, वहीं चित्रलेखा जैसी अमर फिल्म का निर्माण निर्देशन किया। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की प्रख्यात कृति थी। वहीं भगवती चरण वर्मा की प्रख्यात कृति पर बनी चित्रलेखा जैसी अमर फिल्म का निर्माण निर्देशन किया। बिमल राय ने बाद में दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन, बैजंती माला और मोतीलाल अभिनीत देवदास का निर्माण निर्देशन भी किया और सुचित्रा सेन को पहली बार हिंदी फिल्म में बतौर नायिका पेश किया गया। न्यू थिएटर्स के लिए बिहार के मुंगेर में हुए भीषण भूकंप की विभीषिका पर पृथ्वीराज कपूर और दुर्गा खोटे अभिनीत आफ्टर द अर्थक्वेक उर्फ इंकलाब फिल्म बनाकर समसामयिक फिल्मों के निर्माण का श्री गणेश किया। राज कपूर ने बाल कलाकार के रूप में इसी फिल्म से पहली बार अभिनय की दुनिया में प्रवेश किया था। नितिन बोस के निर्देशन में बनी धूप छांव में पहली बार पार्श्व गायन की शुरुआत थी। इसमें पहाड़ी सान्याल, केसी डे और उमा देवी ने अभिनय किया था।
कलकत्ता से मुंबई आए हिमांशु राय ने इसी वर्ष बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की और निजामुल हुसैन और देविका रानी को लेकर पहली फिल्म जवानी की हवा बनाई। अपनी फिल्मों में संगीत को और भी तरोताजा और लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने लखनऊ की संगीत शिक्षण संस्था मारिश, जो बाद में भातखंडे संस्थान के नाम से प्रसिद्ध हुई, इसमें संगीत की वरिष्ठ छात्रा खुर्शीद मिचोर होमजी को मुंबई बुलाकर उन्हें संगीत निर्देशक बनाया। सरस्वती देवी के नाम से संगीत देने वाली खुर्शीद भारत की प्रथम संगीत निर्देशिका थी। इसी समय उस समय की सबसे अधिक वेतन 6,000 रुपए प्रतिमाह पाने वाली सुलोचना की अनारकली ने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े। इसमें सलीम की भूमिका में डी बिल मोरेया थे। सुलोचना न केवल महंगी सुपरस्टार थी, बल्कि उस समय मुंबई फिल्म जगत और औद्योगिक घरानों में सिर्फ उन्हीं के पास शेवरले कार थी। बाद में फिल्मिस्तान की सुपरहिट फिल्म अनारकली में सुलोचना ने सलीम की मां जोधाबाई की भूमिका की। वी शांताराम ने अपनी निर्माण संस्था प्रभात फिल्म केंद्र के बैनर तले अपनी प्रथम सवाक फिल्म धर्मात्मा का निर्माण और निर्देशन किया, जिसमें बालक ध्रुव, वासंती और रथ प्रभा ने अभिनय किया। इससे पहले वे मूक फिल्में ही बनाते रहे थे। अब समय था कि फिल्म निर्माण धार्मिक, ऐतिहासिक, फैंटेसी फिल्म की दुनिया से निकलकर सामाजिक और समसामयिक समस्याओं की तरफ मुड़े, और यही हुआ। कुल 150 फिल्मों में से सर्वाधिक 64 फिल्में सामाजिक बनी और फिल्म निर्माण जन जागरण का एक नया संदेश लेकर आया। फिल्मों के विषय वस्तु की दिशा बदल गई। 1936 में निर्मित फिल्मों पर महात्मा गांधी के स्वातंत्र्य आंदोलन और विचारधारा का व्यापक असर पड़ा। बॉम्बे टॉकीज की अछूत कन्या, जिसमें अशोक कुमार और देविका रानी लीड रोल में थे, वाडिया मूवीटोन की जय भारत, जिसमें सरदार मंसूर और गुलशन थे, वी शांताराम की अमर ज्योति, जिसमें दुर्गा खोटे, शांता आप्टे और चंद्रमोहन ने अभिनय किया, वहीं बाला साहब यादव और पवार की अमर शहीद, लीला चिटनिस और जयराज अभिनीत बेरोजगार, चंद्रराव कदम और फिरोजा खातून की भारत का लाल, HR डॉक्टर और गौहर कर्नाटकी की ग्रेजुएट, जरीना खातून और आफताब की दलित कुसुम, राजकुमार जिल्लो प्रमिला की हमारी बेटियां, रतनबाई मास्टर विट्ठल साहू मोदक अभिनीत हिंद महिला, कज्जन खलील आफताब अभिनीत परिवर्तन, सरदार अख्तर, पद्मा देवी और नाजिर की संगदिल समाज आदि फिल्मों में सामाजिक विसंगतियों, दलितोद्धार, आजादी की कोशिश आदि समसामयिक समस्याओं को प्रस्तुत किया गया। एक अछूत लड़की और ब्राह्मण लड़के के प्रेम और अछूतों के प्रति भेदभाव को बड़े संवेदनशील ढंग से पेश करने वाली अछूत कन्या का निर्माण सिर्फ 75,000 रुपए में 2 महीने के भीतर हुआ था, लेकिन उसने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान कायम किए। प्रफुल्ल घोष ने माया में वंदे मातरम को स्वातंत्र्य गीत के रूप में पेश करने की हिम्मत की। मराठी में बनी संत तुकाराम को वेनिस फिल्मोत्सव में विश्व की सर्वश्रेष्ठ 3 फिल्मों में शुमार किया गया। 1937 से 1940 का समय भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। 1935 में फिल्म जगत ने धूमधाम से अपनी रजत जयंती मनाई। 1937 दरअसल वी शांताराम के क्रांतिकारी उदय का वर्ष था। उनकी श्रेष्ठतम फिल्मों में से 3 दुनिया न माने, मराठी में कुक्कू और अनएक्सपेक्टेड इसी वर्ष रिलीज हुई और समाजोद्धार की क्रांति जगाने में काफी सफल रही। न्यू थिएटर्स की विद्यापति और बड़ी बहन PC बरुआ की मुक्ति अपने विषयों के कारण हंगामेदार साबित हुई। इस वर्ष 2 नए प्रयोग हुए। इंपीरियल की किसान कन्या भारत में ही प्रोसेस की गई। ये प्रथम रंगीन फिल्म थी जिसकी पटकथा और संवाद सादत हसन मंटो ने लिखे थे। दूसरी रंगीन फिल्म थी 1938 में बनी सिने कलर की मदर इंडिया, जिसमें शरीफ, प्रमिला, गुलाम मोहम्मद ने अभिनय किया, लेकिन इनके खर्चीले होने और लागत वसूल न हो पाने के कारण रंगीन फिल्मों की बजाय फिर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में ही बनने लगी। दूसरा नया प्रयोग था बिना एक भी गाने की फिल्म नवजवान का निर्माण। नाजायज बच्चे के हक को लेकर 1938 में बनी न्यू थिएटर्स की अधिकार एक कुरूप व्यक्ति की खूबसूरत बीवी के एक सुदर्शन पुरुष के साथ भाग जाने की कहानी पर बनी।
सोहराब मोदी की जेलर, कुंवारी मां के समाज में संघर्ष पर आधारित बसंती, वैश्याओं की जिंदगी और सामाजिक मान्यताओं पर प्रहार करने वाली वी शांताराम की आदमी, सोहराब मोदी की भव्य ऐतिहासिक फिल्म पुकार, बॉम्बे टॉकीज की कंगन तथा न्यू थिएटर्स की स्ट्रीट सिंगर 1938-1939 की बहुचर्चित फिल्में थीं। स्ट्रीट सिंगर में सहगल द्वारा गाया गया गीत बाबुल मुरा नहियर छूटा जाए आज भी अमर है। इसी वर्ष निर्माताओं की संस्था इम्पा और वितरकों की संस्था इम्पडा की स्थापना हुई, जो आज भी सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था है और जिसका निर्देश हर निर्देशक, निर्माता और वितरक को मानना पड़ता है। 1940 की सबसे बड़ी देन थे संगीतकार नौशाद, जिनकी फिल्म प्रेम नगर सुपरहिट हुई, जिसमें विमला कुमारी, रामानंद और हुस्न बानो ने अभिनय किया था। इसके साथ ही चोटी के संगीतकारों में उनका नाम शुमार होने लगा। किशोर साहब और स्नेह प्रभा की जोड़ी भी पहली बार बॉम्बे टॉकीज की पुनर्मिलन से लोकप्रिय हुई। रंजीत मूवीटोन की अछूत, बॉम्बे टॉकीज की नवजवान, जिसमें अशोक कुमार और लीला चिटनिस ने अभिनय किया था, महबूब खान की औरत सर्वाधिक चर्चित फिल्में थीं। महबूब खान ने औरत अंग्रेजी फिल्म गुड अर्थ से प्रेरित होकर बनाई थी, जिसमें अभिनय किया सरदार अख्तर, सुरेंद्र, याकूब और कन्हैयालाल ने, और फिर उसे दोहराया वर्षों बाद मदर इंडिया बनाकर। दोनों फिल्मों में कन्हैयालाल ने एक ही रोल निभाया था। सुरेंद्र और याकूब की भूमिकाएं सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार ने निभाई। औरत के संगीतकार अनिल विश्वास थे, जबकि मदर इंडिया के नौशाद। 1935 से 1940 तक का समय, जहां भारतीय सिनेमा को भविष्य और मार्ग निर्धारण, फिल्म निर्माण की नींव पुख्ता करने, फैंटेसी, ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों के घिसे पिटे प्रकरण से निकालकर सामाजिक, रूढ़िगत और जर्जर हो रही विचारधाराओं के शिकंजे से मुक्त कर नई चेतना, सामाजिक और यथार्थ मूल्यों, आदर्श व यथार्थ परक समाज और माहौल के निर्माण तथा समसामयिक व स्वातंत्र्य आंदोलन, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पनपे जनजागरण क्रांति के नए संदेश फूंकने, नवजागरण व नवयुग की स्थापना का समय था। वहीं 1941 से 1950 तक का समय पिछले 5 वर्ष में पड़े इन क्रांतिकारी बीजों और सुदृढ़ नींव पर सिनेमा का सुदृढ़ गढ़ खड़ा करने का प्रयास था। इसीलिए 1935 से 1940 के 5 वर्षों को भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जाता है। इन 5 वर्षों में भारतीय सिनेमा में जितना कुछ हुआ, वो आने वाले दशकों में भी संभव नहीं हो सका। इन 5 वर्षों के आधार पर ही भारतीय सिनेमा उद्योग के रूप में खड़े होने का मार्ग प्रशस्त कर सका। 1941 से 1950 तक का दशक अपनी जिन खास उपलब्धियों के लिए भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर बना, उनमें से कुछ प्रमुख उपलब्धियां थीं: लोकप्रिय मधुर संगीत गीत की मिठास, नई पीढ़ी के अभिनेता अभिनेत्रियों का उदय, जिन्होंने सशक्त अभिनय का नया इतिहास रचा। खासकर दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद ने अपनी अपनी जिन शैलियों की स्थापना की, उसी का अनुसरण आज भी नायक कर रहे हैं। कलकत्ता और लाहौर के प्रतिभाशाली कलाकारों का वहां से मोहभंग होना तथा और अधिक लोकप्रियता, शोहरत और धन कमाने की गरज से मुंबई आगमन, भारत पाक विभाजन के बाद काफी संख्या में मुस्लिम कलाकारों, फिल्मकारों और तकनीशियनों का पाकिस्तान पलायन, मद्रास, जिसे अब हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, इसमें हिंदी फिल्मों के निर्माण की शुरुआत, द्वितीय विश्व युद्ध, स्वातंत्र्य आंदोलन तथा स्वातंत्र्योत्तर भारत की स्थापना का फिल्मों पर व्यापक असर तथा रोमानी फिल्मों की बढ़ती लोकप्रियता। इस दशक में जहां नौशाद की संगीत लहरियां जन जन में लोकप्रिय हुईं, खेमचंद्र प्रकाश, अनिल विश्वास, गुलाम हैदर, आरसी बोराल, पंकज मलिक, सरस्वती देवी, रफीक गजनवी आदि 1935 से 40 के दशक के संगीतकारों ने मधुर और सुरीली धुनें बनाई। वहीं एस.डी. बर्मन, सी. रामचंद्र, वसंत देसाई, एस.एन. त्रिपाठी, चित्रगुप्त, हुस्नलाल, मंगत राम, सुधीर फड़के, हंसराज बहल, शंकर जयकिशन जैसे संगीतकारों का उदय भी इसी दशक में हुआ और इनमें से हर किसी ने आगे चलकर संगीत की दुनिया में अपनी अलग अलग बोलियां विकसित की,
और काफी मधुर धुनें दी। प्रख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर भी संगीत निर्देशन के क्षेत्र में उतरे और 1946 में प्रदर्शित चेतन आनंद की पहली फिल्म नीचा नगर का संगीत निर्देशन किया, जिसमें रफीक अनवर, उमा आनंद, कामिनी कौशल ने अभिनय किया था। लेकिन संगीत निर्देशन को उन्होंने अपना पेशा नहीं बनाया। इस दशक में संगीतकारों के लिए संगीत की दुनिया में स्थापित होने की जहां पृष्ठभूमि बनी, वहीं इनकी लोकप्रियता आम जनता में सर्वाधिक पसंद की जाने वाली धुनों तथा इन संगीतकारों की बढ़ती मांग के कारण पुराने संगीतकारों के करियर धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ चले। इस दशक में नए संगीतकारों ने फैंटेसी, ऐतिहासिक से लेकर रोमानी, सामाजिक, धार्मिक हर तरह की फिल्मों में संगीत दिया। दरअसल ये दशक इन नए संगीतकारों की परीक्षा पुनर्परीक्षा का काल साबित हुआ, जिसके आधार पर उन्होंने आगे चलकर अपने करियर को एक विशेष वर्ग में ढाल लिया। जैसे अगले दशक में एस.एन. त्रिपाठी की मांग धार्मिक और फैंटेसी फिल्मों में बहुत अधिक होने लगी। अभी तक निर्माता, निर्देशक, कारदार और संगीतकार नौशाद का ही अपना एक ग्रुप था। बाद में महबूब, एस.यू. सन्नी, के आसिफ भी इस कड़ी में शामिल हो गए। इसी तरह 1949 में आई बरसात से राज कपूर ने शंकर जयकिशन के साथ अपनी टीम बनाई, तो देवानंद ने एस.डी. बर्मन, वी. शांताराम ने वसंत देसाई और सी. रामचंद्र के साथ तथा भगवान ने भी सी. रामचंद्र के साथ। इस तरह संगीत निर्देशकों और निर्माता निर्देशकों की अपनी एक टीम बन गई। इस दशक की शुरुआत से ही कारदार नौशाद की टीम ने 1942 में शारदा, नई दुनिया, 1943 में कानून, 1944 में पहले आप, 1946 में शाहजहां, सन्यासी, 1947 में दर्द, 1949 में दिल लगी, दुलारी और 1950 में दास्तान जैसी सुपरहिट फिल्में दी। दर्द सुरैया की पहली फिल्म थी, जिसमें सुरैया को 13 वर्ष की उम्र में नौशाद ने बतौर स्टार सिंगर पेश किया था। इसी तरह महबूब के साथ भी उनकी जोड़ी बनी और उन्होंने अनमोल घड़ी 1947 में ऐलान, अनोखी अदा 1949 में अंदाज और आन जैसी सुपरहिट फिल्में दी। इन फिल्मों के सभी गाने न केवल बेमिसाल थे बल्कि बेहद लोकप्रिय भी हुए। महबूब ने नौशाद से पहले 1942 में विश्वास के साथ रोटी, रफीक गजनवी के साथ 1943 में नज़्मा और तकदीर, 1945 में गुलाम हैदर के साथ हुमायूं आदि फिल्में की, लेकिन उनके सभी गाने उस हद तक लोकप्रिय नहीं हो सके थे जिस हद तक 1946 से 50 के बीच बनी फिल्मों के हुए थे। नौशाद ने उनके अलावा दूसरे निर्माता निर्देशकों के साथ माला दर्शन 1941 में, नई दुनिया, शारदा, स्टेशन मास्टर 1942 में, 1943 में नमस्ते और संयोग, 1944 में बहार, गीत, जीवन, रतन और सन्यासी बनाई, 1945 में कीमत, 1947 में नाटक, 1948 में मेला आदि फिल्मों की धुनें बनाई थीं, जिनमें आज भी रतन और मेला के गीत न केवल लोकप्रिय हैं बल्कि इन्हें अमर संगीत की श्रृंखला में जोड़ा जाता है। गुलाम हैदर की महत्वपूर्ण फिल्में थीं खजांची, खानदान, जमींदार, चल चल रे नौजवान, फूल, लैला मजनू। के आसिफ की बतौर निर्माता निर्देशक फूल प्रथम फिल्म थी। इसी तरह रफीक गजनवी की स्वामी, तकदीर, विशकन्या, सोहराब मोदी की एक दिन की सौतन, लैला मजनू प्रसिद्ध फिल्में थीं। प्रथम संगीतकार जोड़ी के रूप में वास्तविक शुरुआत 1946 में हुस्नलाल मंगतराम ने की। 1935 से 40 की महत्वपूर्ण देन खेमचंद्र प्रकाश इस दशक के सबसे व्यस्त संगीतकार थे। उम्मीद, हॉलिडे इन बॉम्बे, परदेसी, प्यास और शादी 1941 में आई। वहीं 1942 में आई फिल्में दुख सुख, चांदनी, फरियाद, इकरार, खिलौना, मेहमान। 1943 में चिराग, गौरी, तानसेन। 1944 में धनवान, भृतहरि, मुमताज महल, शहंशाह बाबर। 1945 में धन्ना भगत। 1946 में गांव और 1947 में मेरा गांव, मुलाकात, समाज को बदल डालो, फिल्मिस्तान की किशोर शाहू निर्देशित सिंदूर तथा आशा उनकी महत्वपूर्ण फिल्में थीं।
खेमचंद प्रकाश को फिल्मी धुनों की इंडस्ट्री कहा जाता था। अधिक से अधिक फिल्में करने के चक्कर में वे संगीत की धुनों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे सके। फलतः 1945 से उनके करियर का सूर्यास्त शुरू हो गया। उनकी ही पीढ़ी के गुलाम हैदर और रफीक गजनवी ने कम किंतु चुनी हुई फिल्में की, लेकिन नए संगीतकारों की आंधी को ये दोनों भी ज्यादा समय तक नहीं झेल सके। नए संगीतकारों में सी रामचंद्र द्वारा मुस्कुराहट, जो कि 1943 में आई, और 1944 में आई जगत, दिल की बात, ललकार, मनोरमा, रौनक। 1945 में नगमा-ए सहारा, सम्राट चंद्रगुप्त, सावन, बच्चों का खेल। 1946 में सफर, अहिंसा, लीला, मतवाले, साजन, शादी से पहले, और 1947 में शहनाई, खिड़की, मेरा मुन्ना, नदिया के पार आदि फिल्मों में संगीत दिया। इस दौर की अन्य महत्वपूर्ण फिल्में थीं डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, वी शांताराम की शकुंतला, शिकारी, अफसर, बरसात आदि। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद के अलावा इस दशक की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि थी नरगिस, सुरैया, नूरजहां, मधुबाला, नलिनी जयवंत, कामिनी कौशल, मीना कुमारी, नूतन, रहमान, गीता बाली, शशिकला, बलराज साहनी, किशोर साहू जैसे सितारों का फिल्माकाश में उदय, जिन्होंने 1951 से 60 के दशक और उसके बाद के दशकों में भी अपने सशक्त अभिनय की छाप छोड़ी और अभिनय की दुनिया में न केवल क्रांति की, बल्कि अभिनय कला को उसके मौजूदा स्वरूप से अलग ले जाकर उसे एक नया स्वरूप दिया। इसी दशक में के आसिफ, एस यू सन्नी, किशोर साहू, चेतन आनंद, राज कपूर, देवेंद्र गोयल, एस डी नारंग, महेश कौल, फणी मजूमदार, रमेश सहगल, कमाल अमरोही, जिया सरहदी, के ए अब्बास जैसे सशक्त निर्देशकों का भी उदय हुआ। के आसिफ ने फूल, एस यू सन्नी ने 1948 में मेला, 1949 में बाबुल, 1948 में किशोर साहू ने नदिया के पार, 1948 में रमेश सहगल ने शहीद, 1950 में समाधि, 1943 में ज्ञान मुखर्जी ने किस्मत और 1950 में संग्राम, 1949 में कमाल अमरोही ने महल, 1950 में चेतन आनंद ने नीचा नगर और अफसर, 1949 में राज कपूर ने बरसात जैसी सुपरहिट फिल्में दी। ये सभी विश्व प्रसिद्ध और सफलता के नए कीर्तिमान कायम करने वाली फिल्में थीं। इनमें से अधिकांश के नायक अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद थे। 1951 से 60 का दशक पूर्व दशक में प्रारंभ हुए मूल्यों की स्थापना का वर्ष था। पिछले दशक में उदय होने वाले सितारे, निर्देशक, संगीतकार और अन्य तकनीशियन इस दशक में पूरी तरह से स्थापित हो गए। लेकिन इसके साथ ही हॉलीवुड फिल्मों की नकल और फिल्मों के कलात्मक और सार्थक पक्ष पर ग्लैमर और व्यावसायिकता का जहर भी इस कदर घुला कि फिल्म जगत उससे मुक्त होने की बजाय दिनों दिन इस जहर में आकंठ डूबता चला गया। साथ ही फिल्म निर्माण का स्तर दो भागों में बंट गया, उच्च स्तर और निम्न स्तर की सतही फिल्में। हॉलीवुड की कुछ फिल्मों की तो सीन ब सीन नकल की गई। 1961 में जिया सरहदी की हम लोग, जिसमें नूतन, बलराज साहनी और श्याम ने अभिनय किया। राज कपूर की आवारा, जिसमें राज कपूर, नरगिस और पृथ्वीराज कपूर अहम भूमिका में थे। भगवान की अलबेला, बी आर चोपड़ा की पहली फिल्म अफसाना, जिसमें अशोक कुमार, बीना, मुनव्वर और सुल्ताना थी। मद्रास में जैमिनी फिल्म्स की संसार और AVM फिल्म्स की बहार, वी शांताराम की अमर भूपाली, नवकेतन की बाजी, किशोर साहू की काली घटा, राजेंद्र जैन की दीदार, जिसमें अशोक कुमार, नरगिस, दिलीप कुमार और निम्मी थी। इस प्रकार की उल्लेखनीय और लोकप्रिय फिल्में बनी तो वैजंती माला बहार में रहीं और काली घटा में बीना राय ने अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की। तबस्सुम और परीक्षित साहनी पहली बार बाल कलाकार के रूप में दीदार में आए। दीदार चतुष्कोणीय प्रेम पर आधारित पहली फिल्म थी जो सुपरहिट भी हुई और लोकप्रिय भी। बी आर चोपड़ा ने अपनी पहली सुपरहिट फिल्म अफसाना का पुनर्निर्माण बाद में दास्तान के नाम से किया, लेकिन वो अफसाना जैसा करिश्मा नहीं दिखा सकी। दास्तान में दिलीप कुमार, शर्मिला टैगोर और प्रेम चोपड़ा अहम भूमिका में थे।
1952 में अमिय चक्रवर्ती की दाग, विजय भट्ट की बैजू बावरा जिसमें भारत भूषण और मीना कुमारी मुख्य रोल में थे, के अब्बास की अनहोनी जिसमें राज कपूर और नरगिस अहम भूमिका में थे, आर.बी. तलवार की संगदिल जिसमें दिलीप कुमार और मधुबाला ने अपने अभिनय का जादू बिखेरा, वहीं जामिनी की मिस्टर संपत जिसमें मोतीलाल थे और हीरेन गुप्ता की आनंद मठ इस वर्ष की श्रेष्ठतम फिल्में थीं। दिलीप कुमार की विभिन्न भूमिकाओं वाली कई फिल्में भी इसी वर्ष प्रदर्शित हुई थी। आनंद मठ हेमंत कुमार की बतौर संगीतकार पहली फिल्म थी। महबूब खान ने आन की शूटिंग भारत में 16 mm में की, जिसे लंदन ले जाकर उन्होंने 35 mm में परिवर्तित किया तथा दूसरे तकनीकी प्रयोग भी किए। इस तरह के प्रयोग वाली ये पहली भारतीय फिल्म थी, जिसका अनुकरण बाद में मुगले आजम में के आसिफ सहित कई निर्माताओं ने किया। बाद में 35 mm के कैमरे और लेंस भारत में भी उपलब्ध होने लगे। 1953 का वर्ष फिल्मिस्तान की नंदलाल जसवंत लाल निर्देशित अनारकली, बिमल राय की 2 बीघा जमीन जिसमें बलराज साहनी और निरूपा राय थे, वहीं परिणीता में अशोक कुमार और मीना कुमारी, दिलीप कुमार, नलिनी जयवंत अभिनीत रमेश सहगल की शिकस्त, अमिय चक्रवर्ती की पतिता जिसमें देवानंद और उषा किरण का अभिनय देखा गया, सोहराब मोदी की झांसी की रानी, राज कपूर की आह, वी शांताराम की सुरंग और संध्या, निरूपा राय, शशिकला अभिनीत 3 बत्ती 4 रास्ता जैसी फिल्मों के लिए उल्लेखनीय रहा। इसी वर्ष शम्मी कपूर ने ठोकर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। अभी तक कलकत्ता में रहकर दूसरे निर्माताओं के लिए फिल्में निर्देशित कर रहे बिमल राय अपनी टीम जिसमें ऋषिकेश मुखर्जी, नबेंदु घोष आदि उनके सहायक शामिल थे, उनके साथ मुंबई आ गए और बिमल राय प्रोडक्शंस की स्थापना की तथा 2 बीघा जमीन जैसी प्रयोगधर्मी और बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म बनाकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के फिल्मकार बन गए। 1954-56 का दौर सुपरहिट फिल्मों का दौर रहा। 1954 में फिल्मिस्तान की नागिन जिसमें वैजंती माला और प्रदीप कुमार ने अभिनय किया, राज कपूर की बूट पॉलिश, गुरुदत्त की प्रथम फिल्म आर पार जिसमें वो स्वयं और मधुबाला अहम भूमिका में थे, सोहराब मोदी की मिर्जा गालिब जिसमें भारत भूषण और सुरैया का अहम रोल था, बिमल राय की बिराज बहू तथा 1955 में गुरुदत्त की मिस्टर एंड मिसेस 55 जिसमें गुरुदत्त और मधुबाला मुख्य भूमिका में थे, सुबोध मुखर्जी निर्देशित मुनीम जी जिसमें देवानंद और नलिनी जयवंत ने अपने अभिनय का जादू बिखेरा, वहीं वी शांताराम की झनक झनक पायल बाजे जिसमें गोपी कृष्ण और संध्या थे, बिमल राय की देवदास जिसमें अहम भूमिका में थे दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन और वैजंती माला, वहीं जैमिनी की इंसानियत में दिलीप कुमार, बीना राय और देवानंद ने अभिनय किया, पक्षीराज की आजाद में दिलीप कुमार और मीना कुमारी ने अभिनय किया, अमिय चक्रवर्ती की सीमा में बलराज साहनी और नूतन को देखा गया, राज कपूर की श्री 420 में राज कपूर और नादिरा ने अहम भूमिका अदा की, वहीं देवेंद्र गोयल की वचन में गीता बाली, बलराज साहनी और राजेंद्र कुमार ने अभिनय किया, एसयू सन्नी की उड़न खटोला जिसमें दिलीप कुमार और निम्मी ने अभिनय किया। ऐसी हिट फिल्मों ने फिल्म उद्योग का कारोबार और फैलाने में पर्याप्त मदद की। बूट पॉलिश में जहां राज कपूर ने हॉलीवुड के प्रख्यात फिल्मकार विक्टोरिया डी रीका की शैली अपनाई, वहीं फिल्मिस्तान की शर्त, अल्फ्रेड हिचकॉक की स्ट्रेंजर्स ऑन द ट्रेन, एच.एस. रवेल की मस्ताना, चार्ली चैपलिन की द किड, सत्येन बोस की परिचय हॉलीवुड की जॉनी वोलिडा की नकल थी। आने वाले वर्षों में यानी कि 1955 में जहां जुबली कुमार के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र कुमार ने फिल्मों में पदार्पण किया, वहीं मुंबई में सत्येन बोस, सुबोध मुखर्जी, मोहन सहगल, राजेंद्र सिंह बेदी, गरमकोट, तपन सिन्हा, आई.एस. जौहर नास्तिक कलकत्ता में तथा मद्रास में एम.वी. रमन जिन्होंने पहली झलक वैजंती माला और किशोर कुमार के साथ बनाई, इन सब ने बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर अपनी सशक्त एवं सार्थक फिल्मों के जरिए हिंदी सिनेमा को नई पहचान देने में कामयाब हुए। 1956 में प्रदर्शित राज कपूर की जागते रहो और कलकत्ता में सत्यजीत रे की अपराजिता, बिमल राय की डॉक्यूमेंट्री गौतम द बुद्धा ने जहां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और ख्याति अर्जित की,
वहीं बरसात से चोरी चोरी तक फिल्म जगत की सर्वाधिक लोकप्रिय रोमांटिक जोड़ी राज कपूर और नरगिस अलग हो गई। जागते रहो में नरगिस फिल्म के सिर्फ अंतिम एक दृश्य में आई। वर्षों से सुपरहिट फिल्में बनाने और भारतीय सिनेमा को हर क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को जन्म देने वाले न्यू थिएटर्स का इस वर्ष उदय हुआ तो हैदराबाद में आने वाले दिनों के सर्वाधिक पूजनीय महानायक एन.टी. रामाराव नया आदमी इनका भी उदय हुआ। 1957 से 1960 की सर्वाधिक भव्य उपलब्धि थी महबूब खान की मदर इंडिया और के आसिफ की मुगले आजम, जो कि 1960 में आई, जिसने भारतीय सिनेमा में एक अलग सी क्रांति ला दी थी। आज भी मदर इंडिया और मुगले आजम अमर फिल्में मानी और सर्वाधिक देखी जाती हैं। इनके अलावा 1957 में राज कपूर की अब दिल्ली दूर नहीं, MVM की भाभी, जिसमें बलराज साहनी, श्याम और नंदा अहम भूमिका में थे। वहीं वी शांताराम की 2 आंखें 12 हाथ, जिसमें वी शांताराम स्वयं मुख्य भूमिका में थे और उनके साथ में थी संध्या। अमीय चक्रवर्ती की कठपुतली, जिसमें बलराज साहनी और वैजंती माला लीड रोल में थे। BR चोपड़ा की नया दौर, जिसमें दिलीप कुमार और वैजंती माला की जोड़ी हिट रही। सुबोध मुखर्जी की पेइंग गेस्ट, जिसमें देवानंद और नूतन ने अपना शानदार अभिनय दिखाया। गुरुदत्त की प्यासा, जिसमें गुरुदत्त, वहीदा रहमान और माला सिन्हा महत्वपूर्ण भूमिका में थे। LV प्रसाद की शारदा, जिसमें राज कपूर और मीना कुमारी की जोड़ी देखने को मिली। नासिर हुसैन की तुम सा नहीं देखा। 1958 में सत्येन बोस की चलती का नाम गाड़ी, जिसमें अशोक कुमार, मधुबाला और किशोर कुमार लीड रोल में थे। देवानंद की काला पानी, जिसमें देवानंद, मधुबाला, नलिनी जयवंत और किशोर साहू मुख्य भूमिका में थे। बिमल राय की मधुमती, जिसमें दिलीप कुमार और बैजंती माला का अहम रोल था। और यहूदी, जिसमें सोहराब मोदी, दिलीप कुमार और मीना कुमारी थे। 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की अनाड़ी, जिसमें राज कपूर और नूतन ने अभिनय किया। BR चोपड़ा की यश चोपड़ा निर्देशित धूल का फूल, जिसमें अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा और नंदा मुख्य भूमिका में थे। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, इसमें राजेंद्र कुमार, अमिता और अनीता मुख्य भूमिका में थी। गुरुदत्त की कागज के फूल, जिसमें गुरुदत्त, वहीदा रहमान ने अपना अभिनय दिखाया। जैमिनी की पैगाम, जिसमें दिलीप कुमार, वैजंती माला, राज कपूर तथा 1960 में मुगले आजम, जिसमें कि पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला, अजीत निगार, सुल्ताना के अलावा BR चोपड़ा की बिना गाने वाली कानून, राज कपूर की जिस देश में गंगा बहती है, राज कपूर, पद्मिनी और प्राण ने इसमें अभिनय किया। गुरुदत्त की 14वीं का चांद, जिसमें गुरुदत्त और वहीदा रहमान मुख्य भूमिका में थे। कमाल अमरोही की किशोर साहू निर्देशित दिल अपना और प्रीत पराई, जिसमें मीना कुमारी, राजकुमार और नादिरा थे। जैमिनी की रामानंद सागर निर्देशित घूंघट, जिसमें बीना राय, आशा पारेख, प्रदीप कुमार और भारत भूषण ने अभिनय दिखाया। देवानंद की विजय आनंद निर्देशित काला बाजार, जिसमें देवानंद, वहीदा रहमान और नंदा ने अपना रोल अदा किया। SU सन्नीकृत कोहिनूर, जिसमें दिलीप कुमार और मीना कुमारी मुख्य भूमिका में थे। फिल्मालय की RK नैयर निर्देशित लव इन शिमला, जिसमें जॉय मुखर्जी और साधना मुख्य रोल में थे, आदि सुपरहिट फिल्में थीं। विजय आनंद की काला बाजार, यश चोपड़ा की धूल का फूल, प्रख्यात लेखिका इस्मत चुगताई के पति शाहिद लतीफ की सोने की चिड़िया, मनमोहन देसाई की छलिया और RK नैयर ने अपनी पहली फिल्म लव इन शिमला से फिल्म निर्देशन की दुनिया में अपनी जगह बना ली। वहीं दिल भी तेरा हम भी तेरे से धर्मेंद्र, लव इन शिमला से जॉय मुखर्जी और साधना ने अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की और आने वाले वर्षों में लंबे समय तक स्टार बने रहे। दरअसल 1961 से 1970 का दशक हर तरह से संधिकाल था, जिसमें 1931 से 1940, 1941 से 50 और 1951 से 60 के कलाकारों, संगीतकारों, निर्देशकों का वर्चस्व बना रहा। खासकर 1941 से 1950 और 1951 से 1960 के दशकों में आए सितारों का दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, नरगिस, सुरैया, मीना कुमारी, गीता बाली, नूतन,
माला सिन्हा, वहीदा रहमान, बीना राय, नंदा, वैजयंती माला, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, सुनील दत्त, मनोज कुमार, शशि कपूर, भारत भूषण, प्रदीप कुमार आदि कलाकारों का। हाँ, इस दशक में दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद ने फिल्मों की संख्या काफी कम कर दी और सिर्फ गिनी चुनी फिल्मों में ही काम किया। इन सभी ने इस दशक में कई महत्वपूर्ण फिल्में दी, जिनमें से कुछ अमर यादगार साबित हुईं। 1961 से 70 के दशक की सबसे महत्वपूर्ण देन थे सायरा बानो। 1961 में इनकी फिल्म आई जंगली, विश्वजीत जिनकी फिल्म 20 साल बाद आई 1962 में, संजीव कुमार की निशान आई 1965 में, राजेश खन्ना और बबीता की राज आई 1966 में, हेमा मालिनी की 1968 में आई सपनों का सौदागर, अमिताभ बच्चन की 7 हिंदुस्तानी आई 1969 में, राखी की 1970 में जीवन मृत्यु, रेखा की सावन भादों, रेहाना सुल्तान, शत्रुघ्न सिन्हा और अनिल धवन की चेतना। इसी दशक में संगम, आराधना, मेरा नाम जोकर, सत्यकाम, खिलौना, जॉनी मेरा नाम, उपकार, मेरे महबूब, अनुप्रभा, ताजमहल, साहब बीवी और गुलाम, मुझे जीने दो, तीसरी कसम, गाइड, लीडर, राम और श्याम, आदमी, काजल, सरस्वती चंद्र, गुमराह, जंगली, पूरब और पश्चिम, 20 साल बाद तथा राखी जैसी संवेदनशील और सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुईं। इनमें से कुछ ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी अर्जित की। लेकिन 1971 से 1980 का दशक फिल्म जगत के कमर्शलाइजेशन, स्टार सिस्टम और स्टार कैटेगरी ब्रेकअप, नंबर 1 स्टेटस का बुरी तरह शिकार हो गया। इस दशक में पिछले दशकों के मुकाबले हालांकि सबसे ज्यादा फिल्में बनी, लेकिन सबसे कम बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल कर सकी। स्टार सिस्टम की शुरुआत पिछले दशक में उस समय शुरू हो चुकी थी जब फिल्म जगत का एक पक्ष जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार को नंबर 1 मानने लगा था, तो दूसरा पक्ष रिबेल स्टार शम्मी कपूर को। इसी तरह अभिनेत्रियों में नंबर 1 की लड़ाई वैजयंती माला और वहीदा रहमान के बीच अटक गई। लेकिन इसका कुरूप रूप 1971 से 1980 के दशक में आया, जब राजेश खन्ना को सुपरस्टार, फिर एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को सुपर डुपर स्टार और इस समय शाहरुख खान को किंग खान के नाम से नवाजा जाने लगा। 1971-1980 के इस दशक में दर्शकों को रिझाने के लिए जहां एक तरफ अंग प्रदर्शन और बोल्ड थीम वाली कम बजट की फिल्मों, जिसमें जरूरत, दुराहा, कामशास्त्र, गुप्त ज्ञान, कामना, कॉल गर्ल, समझौता, बस्ती और बाजार, कोरा आंचल, कुंवारा बदन, जलते बदन, चरित्र, नया नशा, अंग से अंग लगा ले, प्यासे दिल, कोरा बदन, बाजार बंद करो, आलिंगन, हवस आदि की जैसे आंधी सी आ गई। वहीं सामाजिक, रोमानी एवं मानवीय संवेदना को उकेरने वाली फिल्मों की जगह ले ली हिंसा और मारधाड़ प्रधान एक्शन फिल्मों ने। फिल्म जगत में आए इस व्यापक एवं क्रांतिकारी बदलाव ने फिल्मों से जैसे उसका कलात्मक एवं मानवीय पहलू ही छीन लिया। इस बदलाव से जहां एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन का वर्चस्व सा छा गया, वहीं रेहाना सुल्तान, राधा सलूजा, जीनत अमान, परवीन बॉबी, योगिता बाली, जाहिरा तथा अंग प्रदर्शन के लिए पूरी तरह तैयार नई अभिनेत्रियों की पूरी खेप फिल्म जगत में आ बिराजी। लेकिन इनमें सिर्फ जीनत अमान और परवीन बॉबी ही प्रसिद्धि पा सकी। सेक्स और ग्लैमर की इस आंधी से राज कपूर और मनोज कुमार जैसे सार्थक फिल्म बनाने वाले निर्माता भी नहीं बच सके। राज कपूर ने सत्यम शिवम सुंदरम और राम तेरी गंगा मैली में तथा मनोज कुमार ने अपनी लगभग सभी फिल्मों में ग्लैमर, सेक्स और अंग प्रदर्शन को बखूबी भुनाया। लेकिन उन्होंने बहुत ही कलात्मक ढंग से ऐसे दृश्यों को फिल्माया और उन पर कुरुचिपूर्ण जिस्म प्रदर्शन को हावी नहीं होने दिया। दूसरी तरफ ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, श्याम बेनेगल तथा प्रकाश झा जैसे फिल्मकारों की एक अलग जमात थी, जो सेक्स और एक्शन फिल्मों की आंधी के बीच भी सौदेश्यपूर्ण फिल्में बनाने में जुटे हुए थे। 1981 से 1990 तथा 1991 से 2000 का दशक भी सेक्स और एक्शन प्रधान फिल्मों के चक्रव्यूह से नहीं निकल पाया। ये सब डूबते फिल्म उद्योग और ग्लैमर व्यवसाय को बचाने के नाम पर किया गया। 2001 का ये दशक इस मामले में जरूरत से ज्यादा बोल्ड निकला।
सेक्स और अंग प्रदर्शन के इस फॉर्मूले को और भी विकृत अंदाज में अपनाया एक जमाने के सशक्त और सार्थक फिल्म निर्माण के झंडा बरदार महेश भट्ट और उनकी अभिनेत्री बेटी पूजा भट्ट ने, जिस्म, पाप, मर्डर आदि फिल्में बनाकर। इन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता ने फिल्म निर्माण की दिशा में एक नया हंगामा पैदा कर दिया और बहुत सारे फिल्म निर्माता एवं निर्देशक अपनी फिल्मों में नायिकाओं एवं अन्य अभिनेत्रियों के शरीर के अधिक से अधिक कपड़े उतारने में जुट गए। फिल्म जगत में शोहरत एवं धन कमाने के लालच में नई अभिनेत्रियों ने हर तरह के समझौते करने शुरू कर दिए। व्यवसाय के नाम पर कला का इससे अधिक पतन दूसरी कला विधाओं में नहीं हुआ। हॉलीवुड की फिल्मों में नग्नता और हिंसा के अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाने, बॉलीवुड में फिल्मों की ग्लोबलाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता में हॉलीवुड के मुकाबले खड़े होने की फिल्म निर्माताओं की असीम आकांक्षा, लालसा और ललक ने भी फिल्मों के कला पक्ष का ताबूत खड़ा करने का प्रयास किया। लेकिन बॉलीवुड के निर्माता ये तथ्य भूल गए कि 3 दशक पहले इसी सेक्स और हिंसा की बैसाखी पर खड़ी जापानी, फ्रेंच, स्वीडन और ब्राजील की फिल्मों ने भले ही विश्व बाजार में खड़े होने के पायदान ढूंढ लिए थे, लेकिन अंततः उनकी यही लालसा उनकी शव यात्रा का मायना भी बन गई और अंत में सशक्त एवं संवेदनशील फिल्मों की ओर लौटकर उन्हें अपनी अस्मिता बचानी पड़ी थी। अन्यथा उस दौर में उन्मुक्त सेक्स और नग्नता का जितना खुला प्रदर्शन जापान, फ्रांस, स्वीडन, ब्राजील और पोलैंड की फिल्मों में हुआ था, उतना अन्यत्र कहीं नहीं, हॉलीवुड तक में नहीं। मैंने अपनी इस पुस्तक में कुछ सशक्त सिने सितारों की जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं को बहुत ही नजदीक से अन्यतम अंतरंगता के साथ उभारने का प्रयत्न किया है। अशोक कुमार एकमात्र अभिनेता थे जिन्होंने पूरे 7 दशक फिल्म जगत में बिताए और इस दौर के गौरवशाली इतिहास और उत्थान पतन के चश्मदीद गवाह रहे। दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद इस कड़ी के दूसरी पीढ़ी के सशक्त एवं संवेदनशील अभिनेता रहे, जिन्होंने अपनी मौलिक एवं सर्वग्राह्य अभिनय शैली द्वारा अलग अलग अभिनय स्कूल कायम किए, जिसकी नकल अनेक अभिनेताओं ने की। एक समय तो ये भी कहा जाने लगा था कि आज का समूचा फिल्म जगत सिर्फ दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद और शम्मी कपूर के अभिनय स्कूल पर ही टिका हुआ है। उसकी खुद की कोई भी मौलिकता नहीं है अपने अभिनय में। तीसरी पीढ़ी के अभिनेता अमिताभ बच्चन ने दीवार और शोले से फिल्म निर्माण की शैली और दिशा एकदम से बदल देने तथा आर्थिक पतन के कगार पर खड़े फिल्म उद्योग में अपनी एक्शन फिल्मों के जरिए नए प्राण फूंकने और उसे नव स्फूर्ति प्रदान करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने एक तरफ एक्शन फिल्मों में सशक्त अभिनय किया तो दूसरी तरफ आनंद, मिली, कभी कभी, अभिमान, सिलसिला और ढलती उम्र में अग्निपथ, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, आंखें, मेजर साहब, बागबान, देव तथा ब्लैक जैसी सशक्त एवं संवेदनशील फिल्मों में प्रभावशाली अभिनय किया। गुड्डी से लेकर कल हो न हो तक जया बच्चन ने सशक्त अभिनय का वो इतिहास रचा जो इससे पहले और बाद में किसी अन्य अभिनेत्री को नसीब नहीं हुआ। उनकी खुद की अपनी अभिनय शैली, मौलिकता और प्रस्तुतिकरण का अंदाज एक अलग अभिनय स्कूल बन गया। इस पुस्तक की एक और अहम किरदार वहीदा रहमान सीआईडी से लेकर 2003 में बनी ओम जय जगदीश तक विभिन्न प्रकार की फिल्मों में हर तरह की सशक्त एवं संवेदनशील भूमिकाएं निभाने वाली अभिनेत्री हैं। इस पुस्तक की भूमिका काफी बड़ी बन गई है। इसका एक मुख्य कारण था फिल्म जगत का इतिहास रचने वाले पुस्तक के महानायकों एवं महानायिकाओं के अंतरंग संस्मरणों की तह तक जाने के लिए जरूरी था फिल्म जगत के 92 वर्षों के उस इतिहास को जानना जिसका उन्होंने एक लंबे अरसे तक प्रतिनिधित्व किया। भूमिका की सामग्री जुटाने में श्री रविंद्र श्रीवास्तव एवं श्री महेंद्र सरल ने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ।